यस स्टूडेंट्स, समर्थ करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कुलाम्स लॉ पे, और कुलाम्स लॉ में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे बात की हुई थी, जिसमें मैंने कुछ शॉर्टकट्स पे बात की थी। अब थोड़ा सा अपन कुलाम्स लॉ में प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही आगे चलते हैं। अपन ने अक्सर एग्जाम में देखा है कि कुछ न्यूमेरिकल ना बेटा जो थोड़े से टिपिकल होंगे वो ऐसे आते हैं कि उनमें 11th का कॉन्सेप्ट मिक्स होके आता है। ठीक है, ऐसे ही एक न्यूमेरिकल है जो 2-3 बार आया, अपन उसे एक बार देख सकते हैं। ये इस टाइप से आपको बोला जाएगा कि आपने एक रिजिड सपोर्ट से दो नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग को लिया और उनसे दो आइडेंटिकल मेटलिक स्पेयर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इन दोनों के मास कैसे हैं बेटा? सेम। इन दोनों पे चार्ज भी सेम दिया जा रहा है, इस पर प्लस क्यू है और इस पर भी प्लस क्यू है। ठीक है, आपको कुछ भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। लेंथ कितना है? L। फिर आपसे बोला जाएगा कि हमने इन्हें फ्री कंडीशन में रखा हुआ है, तो उस समय ये एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं, कितना? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये इस समय एंगल फॉर्म कर रहे हैं 30 डिग्री। अब अपने से डिमांड किया जाता है कि अगर मैं पूरा का पूरा सेटअप, ये पूरा का पूरा सेटअप कहाँ प्लेस कर दूं किसी सैटेलाइट में, उस समय अपने से डिमांड किया जाएगा कि आप ये बताइए इन चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, और सेकंड डिमांड किया जाएगा इन एंगल्स के बीच का स्ट्रिंग कितना है। ठीक है, तो अपने से डिमांड किया जा रहा है इफ होल ऑफ द सेटअप प्लेस्ड इनसाइड ए सैटेलाइट स्पेस भी बोल सकते हैं, देन फाइंड द फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्जेस एंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए अब इसकी थोड़ा सा सॉल्विंग देखते हैं, तो टेक्निक पे ध्यान दीजिएगा। अपने को पता है कि इस समय जब ये बैलेंस कंडीशन में और 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो ओरिजिनली यहाँ क्या हो रहा है? वेट mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। बेटा दोनों के वेट जो हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहे हैं। अब इन दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो सिमिलर होने की वजह से क्या एक्ट करने वाला है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ आ रहा है F, और ये फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ आ रहा है F। ठीक है, तो ये नेट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और इन नेट फोर्स की वजह से एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब अगर हम इसको किसी सैटेलाइट में लेके जाते हैं, तो 11th क्लास के ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको पता है कि अगर हम इसे सैटेलाइट में ले जाएंगे तो जी का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा? 0। तो अपने को पता है कि सैटेलाइट में ले जाते ही जी का वैल्यू 0, यानी कि इनके वेट 0 हो जाएंगे। तो ये वेट 0 की वजह से ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं ये 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सिर्फ कौन एक्ट करेगा यहाँ? रिपल्सिव फोर्स, और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से स्ट्रिंग जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने वही किया, ये फोर्स मेरा जो वर्टिकली डाउनवर्ड ला रहा था ये 0 हो गया। अब ये स्ट्रिंग मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब है कि इस फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी, क्योंकि इस समय ये जो डिस्टेंस है वो कैसा है? मैक्सिमम। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ हमें मिलता है बेटा प्लस क्यू, यहाँ भी हमें मिलता है प्लस क्यू। अब जरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की बात कर लें। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास लेंथ कितना आ गया? L, और बेटा यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास कितना आ गया? L। तो जैसे ही हमने इसको किसी सैटेलाइट में प्लेस किया, ऑटोमेटिकली ये 0 हो गया। स्ट्रिंग ऐसे करके मूव करके इस पोजीशन में ये मूव करके चले गए। अब सबसे पहले डिमांड किया जा रहा है फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो अपन फोर्स देखिए एकदम इजीली आ गया। F इजिकल टू कितना बोलेंगे आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इस समय R की जगह हमारे पास कितना है? ट्वाइस ऑफ A, तो अपन यहाँ बोलने वाले हैं ट्वाइस ऑफ L, तो ये बनता है ट्वाइस ऑफ L का होल स्क्वायर। फाइनली अपन चाहें तो रिटर्न करवा सकते हैं। ये मेरा एक पार्ट का आंसर आ गया।
1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय 4l²। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर। अब हमें सेकंड डिमांड किया जा रहा था एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स, तो इस समय अपन जरा एंगल पे ध्यान देते हैं। तो देखिए बेटा, ये स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट हो चुकी है, तो इस समय ये एंगल हमारा कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। अब ये दोनों आंसर हमारे कंफर्म हुए। एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इस समय थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हमसे कूलम्ब्स लॉ में पूछे जाते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि यहाँ से एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, क्योंकि ये चैप्टर और ग्रेविटेशनल चैप्टर लगभग सिमिलर हैं। तो यहाँ से डिमांड करेगा तो वहाँ से नहीं करेगा, और वहाँ से करेगा तो यहाँ से नहीं करेगा। ठीक है, तो कन्फर्मली एक न्यूमेरिकल श्योर होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है बेटा, अभी तक आपने देखा कि दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों जो चार्जेस हमने रखे हुए थे उनके बीच में कौन है, वैक्यूम और फ्री स्पेस। अब अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में हम किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस करें, जैसे याद है 11th क्लास में हम लोग ना मीडियम इंट्रोड्यूस करते थे तो डेंसिटी चेंज होता था, सेम प्रॉपर्टी यहाँ एंट्री करेगी। अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में किसी मीडियम को प्लेस करते हैं, उस समय हमें 11th क्लास में रिलेटिव डेंसिटी वर्ड यूज़ करना पड़ता था, यहाँ पर मीडियम इंट्रोड्यूस करते ही आता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा टर्म डेवलप होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को दिखाते हैं बेटा एप्सिलॉन r से। ठीक है, अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम शो कर रहे हैं एप्सिलॉन से, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड वैक्यूम को किससे शो किया जाता है, एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो याद रखना है, अगर चार्जेस के बीच में किसी भी मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहलाता है बेटा। तो मीडियम को इंट्रोड्यूस करते ही टर्म यूज करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आजकल हम इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बुक एप्सिलॉन r वर्ड यूज़ नहीं करती, आजकल हम लोग कॉमनली के यूज़ करते हैं। के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, कुछ वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा के, जैसे मेटल्स के केस में आप याद रखें, जितनी भी मेटल्स हैं सभी के लिए के कितना यूज़ करना है, इनफाइनाइट। ठीक है, वाटर के लिए के इज इक्वल टू 80 यूज़ करेंगे। कुछ बुक में 81 भी होता है, तो नियरली इक्वल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 81 कुछ बुक में मैंने देखा है। फिर जितने भी इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर मतलब जितने भी नॉन कंडक्टिंग टाइप के, तो इन सब के लिए के का वैल्यू होता है मोर देन 1। जो भी आपको न्यूमेरिकल गिवन होगा उसमें पर्टिकुलर वैल्यू गिवन रहेगी। एक जनरल आइडिया याद रखना है कि जितनी भी नॉन कंडक्टिंग बॉडियां हैं, इंसुलेटेड मटेरियल, उन सब के लिए के हमें कितना लेना है, मोर देन 1। अब इस टर्म के आने से आपके फॉर्मूले पे क्या इफेक्ट पड़ता है अपन ये देखते हैं। तो देखो बेटा, आपके पास कूलम्ब्स लॉ का ओरिजिनल फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला है, मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम फ्री स्पेस की जगह किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अब मेरा फोर्स F' इज इक्वल टू बनेगा 1/4πε0। ठीक है, अब देखो, जब तक वैक्यूम और फ्री स्पेस था तो कौन आ रहा था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। इस समय मीडियम है तो परमिटिविटी किसका आएगा, मीडियम का आएगा। तो ये टर्म यहाँ बनेगा एप्सिलॉन। ठीक है, रिमेनिंग चार्जेस सेम है तो एज इट इज रहेगा Q1 Q2, डिस्टेंस भी सेम है तो ये भी रहने वाला है क्या, r²। ठीक है,
अब अपन क्या करें, इस एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कराते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, अगर मैं इसमें इस टर्म में जाके आपको दिखाऊं, इम्प्लाई दैट डाल देता हूँ मैं, यहाँ से एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये वाला टर्म हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आपने को मिलता है एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन की जगह कौन आने वाला है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। रिमेनिंग क्या है आपके पास, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसे इक्वेशन सेकेंड डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये आपका किसका वैल्यू है, ये वैल्यू किसका हुआ बेटा, एफ का। ठीक है, तो आपको फाइनल फॉर्मूला इस केस में क्या दिख रहा है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ वाई के। फाइनल फॉर्मूला हम इस साइड रिटर्न करवा लेते हैं। तो मेरे को फाइनल फॉर्मूला मिला एफ डैश इज इक्वल टू एफ वाई के। इट मीन्स इन ए मीडियम फोर्स बिकम्स 1/k टाइम्स। ठीक है, तो किसी भी मीडियम में आने पर फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, 1/k टाइम्स हो जाता है। तो आपके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट बन गया कि फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है, फोर्स मैक्सिमम होता है वैक्यूम और फ्री स्पेस में। मीडियम में जाने पर पक्का इसका वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज। तो मीडियम में जाने पर ये डिक्रीज करता है और कितना बन जाता है, 1/k टाइम्स बन जाता है। ठीक है, नॉर्मली छोटे मोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, आपको किसी भी न्यूमेरिकल में ये अगर चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करवा दें तो आप ना पहले ओरिजिनल फॉर्मेट से अपना फॉर्मूले से आंसर ला लेना। जैसे अभी मैंने न्यूमेरिकल करना सिखाया, सभी से एफ लाना, बाद में एफ आने के बाद 1/k टाइम्स कर देना, तुरंत आंसर। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया, हमने कहा वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस में फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा 10 न्यूटन। ठीक है, किसी मीडियम में अपन गए तो मीडियम में जाने पर मान लीजिए फोर्स रह गया कितना, 5 न्यूटन। अब ये डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करके दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए आप, एफ डैश इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वाई के। ठीक है, दैट इज के इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ वाई एफ डैश। एफ की जगह कितना पुट करना है, 10, एफ डैश की जगह कितना, 5, के इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर दोनों चार्जेस के बीच में किसी भी मीडियम को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपको टर्म लेना पड़ेगा रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। आजकल हम इसे क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इतना करने से कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल हमारा कंफर्म होता है। इतना आपने कर लिया तो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आएगा आपसे बन जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद कूलम्ब्स लॉ के बाद यानी कि फोर्स के बाद अब आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन डेवलप करने की तैयारी करते हैं। एक्चुअल में क्या है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, तो ऐसा मत सोचो डेफिनेशन से डायग्राम डेवलप होते हैं, केस डेवलप होते हैं, नहीं, केस से डेफिनेशन डेवलप होती है बेटा अपने यहाँ फिजिक्स में। तो अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पहले प्रैक्टिकली समझा देते हैं क्या होता है, फिर इसका डेफिनेशन हम डेवलप करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करते हैं। ऐसा सपोज कीजिए यहाँ मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, ये हमारा एक कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक है, इस कैपिटल क्यू चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर मैंने एक और स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, अब याद रखना ये ग्रेटर मैग्नीट्यूड है, ये लेसर मैग्नीट्यूड है, ये एज ए टेस्ट चार्ज बिहेव करेगा। टेस्ट चार्ज का मतलब है ये अदर चार्जेस के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है लेकिन अपना कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इसके फोर्स को ये एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा, लेकिन अपना फोर्स नहीं लगाएगा। ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है टेस्ट चार्ज के लिए। तो आपने देखा कि मैंने कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू डिस्टेंस पर एक चार्ज को रखा, देखा इन दोनों के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है। अब आपको मालूम है डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज। मैंने डिस्टेंस इंक्रीज करके यहाँ रखा, अब यहाँ रखने पर भी देखा अभी भी फोर्स एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट
अब मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस और इंक्रीज किया। जब हमने थोड़ा सा और डिस्टेंस इंक्रीज किया तो पता चला अब फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के साथ फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा, वहाँ तक की डिस्टेंस को बनाइए रेडियस। जहाँ तक फोर्स एक्ट कर रहा है वहाँ तक की डिस्टेंस को बनाइए रेडियस। रेडियस बनाने के बाद ये पूरा एक सर्कल बना दीजिए। ठीक है, तो जहाँ तक फोर्स एक्ट कर रहा है वहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस लेना है। रेडियस के बाद इसको पूरे एक सर्किल में कन्वर्ट कर देना है। अब ये जो फील्ड बन के तैयार हुआ दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चार्ज की जगह मास को रखूं तो यही हमारा बनता है ग्रेविटेशनल फील्ड, और अगर यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को रख दिया जाए तो यही बनता है हमारा नॉर्थ पोल रख दिया तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड, और मैंने मैग्नेटिक पोल रख दिया तो बनता है मैग्नेटिक फील्ड। इतनी चीज़ों का याद रखेंगे। अब इसका डेफिनेशन बुक में जो तुम्हें मिलता है वो यहीं से बनाया गया। देखो डेफिनेशन इसकी हमें क्या मिलती है, हमें मिलता है द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज। इसके अराउंड की बात हो रही है। द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच another चार्ज experiences a force due to it is known as electric field of that charge। क्लियर हुआ? तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बेटा नेक्स्ट आता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा इंटेंसिटी पे बात करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इंटेंसिटी क्या होती है, पहले मैं आपको डायग्राम में प्रैक्टिकली समझा दूं बेटा, फिर हम वापस आएंगे। तो आपको डायग्राम में वापस लेके आ गए हम। आपको क्या करना है बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी भी पॉइंट पे चले जाइए। यहाँ चले गए अपन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी भी पॉइंट पे जाके यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 माइक्रो कूलम को रख दीजिए। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर प्लेस कर दिया जाए, तो मैंने +1 माइक्रो कूलम रख दिया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 माइक्रो कूलम को रखते हैं तो ये कैपिटल Q उस पर जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसमें डिस्टेंस r यूज करेगा, तो ये कैपिटल Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, तो चार्ज के चारों तरफ वो मैक्सिमम एरिया जहां हम उसकी वजह से लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन मिल गई कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो भी फोर्स एक्ट करता है दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने फॉर्मूला डेवलप किया, इंटेंसिटी को हम कैपिटल E से शो करेंगे, E इज इक्वल टू बना F/Q, E इज इक्वल टू F/Q। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मतलब Q का वैल्यू +1 है। अगर ये +1 है तो जो भी फोर्स है वही हमारा कौन है, इंटेंसिटी। तो ऐसे करके इंटेंसिटी टर्म डेवलप हुआ। यूनिट बनाने चलते हैं। इसका यूनिट हमें प्रैक्टिकली यहाँ से दिख रहा है न्यूटन पर कूलम। एक और याद रखना है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आगे चल के ये भी हमें मिलेगा। तो इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इसके बाद बात आती है बेटा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। तो बेटा ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। अब बात आती है वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। डायरेक्शन इसका होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मेट आ गया। अब जरा इस फॉर्मूले पे थोड़ी सी बात करते हैं कि यहाँ पे हमसे कैसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा डायरेक्शन को फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन याद रखिए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हमसे बोला जाता है कि अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में जा रहे हैं कि टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्या हो सकते हैं, हमसे बोला जाता है कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो अगर हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू कितना, QE, ठीक है। तो कभी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए और उस पर लगने वाला, उस पर एक्ट करने वाला फोर्स डिमांड किया जाए तो फोर्स बनेगा QE, ठीक है। डायरेक्शन याद रखना, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, जबकि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। याद रहेगा ना, पॉजिटिव चार्ज पर जो भी फोर्स एक्ट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। अब कभी कभी न्यूमेरिकल में ना बेटा हमसे इसका एक्सेलरेशन भी डिमांड कर लिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू ma, तो ma इज इक्वल टू QE, दैट इज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू QE बाय m। तो बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में आपको यहाँ से एक्सेलरेशन भी मिल जाता है, ठीक है। तो फोर्स भी आ गया, एक्सेलरेशन भी हमारे पास आ गया। अब इतना करने के बाद फिर अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमसे ना डिमांड किया जा सकता है, ये हमसे डिमांड करते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्योंकि हमारे पूरा टॉपिक में ही पॉइंट चार्ज था। तो चलिए इसको मैंने यहाँ बना लिया इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब मेरे को इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फाइंड करना है, यहां से न्यूमेरिकल आने का चांस काफी ज्यादा होता है, ठीक है। प्रोसेस डेवलप करवाते हैं, आप अपने मेन फॉर्मूले पे आ जाइए। इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, FyQ, ठीक है। अब याद रखिए जो हमने फील्ड में डायग्राम बनाया हुआ था, तो कैपिटल Q ने स्मॉल q पे फोर्स लगाया था। फोर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q ऑब्लिक r²। ये कैपिटल Q ने स्मॉल q पे जो फोर्स एक्सर्ट किया था ये हमारे पास स्मॉल q आ गया। फाइनली हम इनको कैंसिल करेंगे। अब ये आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय r², ठीक है। ये होता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। एग्जाम में इसके जनरली न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, काफ़ी बार इसके न्यूमेरिकल पूछे गए। अब बात आती है कि इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना बेटा, हम किसी भी कंडक्टर को चाहे जितना चार्ज नहीं दे सकते हैं। रीजन क्या है, आप जैसे जैसे Q का वैल्यू इंक्रीज करेंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। अब Q का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, E का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, E का एक मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इस वैल्यू से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा कि जो एयर है, मतलब एटमॉस्फेयर है, मिक्सचर ऑफ द गैसेस, उसकी गैसेस को आइंस में कन्वर्ट कर देगा। अगर वो आइंस में कन्वर्ट हो गई तो क्या होगा, आप कंडक्टर को चार्ज देंगे, आइंस आएंगे, चार्ज लेके चले जाएंगे बॉडी से, आपको लगेगा आप इसे चार्ज दे रहे हो, लेकिन सारा चार्ज कहाँ जा रहा होगा, एटमॉस्फेयर में। दैट इज नोन एज लीकेज ऑफ चार्ज। तो याद रखेंगे ई का जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैं लिख देता हूँ, ई का जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ई का वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा वैल्यू दिया तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये कई बार काम भी आता है
आपको कई न्यूमेरिकल ऐसे भी मिल जाएंगे, आपको बोला जाएगा हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस दिया जाएगा और डिमांड करेंगे कि बताइए हम इसे मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं। तो आप रेडियस को डिस्टेंस की जगह पुट करना, ई को यहाँ पुट करना और क्यू का वैल्यू इन्हें निकाल के दे देना, ठीक है। ऐसे ये हमारे काम आता है। अब हमने एग्जाम में देखा कि जो मोस्ट कॉमनली इसका न्यूमेरिकल है वो कैसा आता है, लगभग हर बार हर साल रिपीट होता है वो क्वेश्चन, तो उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और उसके दोनों मेथड देता हूं बेटा। हम आपको शॉर्टकट भी देंगे और लॉन्ग कट भी, पहले फुल प्रोसेस समझने के लिए लॉन्ग मेथड में और फिर हम लोग जाएंगे शॉर्टकट में। याद रखना जितने भी लॉन्ग मेथड हैं वो सारे 12th एग्जाम के लिए हैं, जितने भी शॉर्ट मेथड हैं वो सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। शॉर्टकट्स आप कभी भी 12th एग्जाम में, 11th एग्जाम में, एकेडमिक में अप्लाई नहीं करेंगे। ये हमसे एक न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, इन्होंने हमसे बोला सपोज, इनका कहना है हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। इन्होंने 2 पॉइंट चार्जेस दे दिए, इनके कुछ वैल्यू दिए जाएंगे, ठीक है। सपोज मैंने एक वैल्यू लिया प्लस 1000 माइक्रोकुलाम, दूसरा वैल्यू ले लिया मैंने प्लस 10 माइक्रोकुलाम, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है एक दूसरे से कहाँ रखे हैं, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। There are two charges of plus 1000 microcoulomb and plus 10 microcoulomb are placed at a distance of 1 centimeter from apart from each other, ठीक है। अब ये हमसे डिमांड करेंगे कि बताइए कि इन दोनों के बीच में किस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, ठीक है। तो ये डिमांड कर रहे हैं फाइंड द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो देखो ये आपका प्लस है, ये भी प्लस है। एक और याद रखना बात बेटा, जब सिमिलर चार्जेज मिल जाएं आपको तो इंटेंसिटी 0 वाला पॉइंट पक्का उन दोनों के बीच में होगा, और जब डिसिमिलर मिलते हैं तो इंटेंसिटी 0 वाला पॉइंट दोनों के साइड में मिलेगा, ठीक है। सिमिलर में बिटवीन और डिसिमिलर में साइड में मिलेगा। अब हमसे डिमांड किया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में किस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, 0। तो चूंकि ये सिमिलर हैं तो हम समझ गए पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो मैंने सपोज किया इनके बीच में कहीं भी पॉइंट ले लेना और सपोज किया यहाँ से डिस्टेंस इसकी कितनी है, x। अगर ये x तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस कितनी बचती है, 1 - x। तो मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी क्या है, 0, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको पता है इंटेंसिटी आपने किसको बोला हुआ है, आपने बोला है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो भी फोर्स एक्ट करता है दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट पर मन ही मन सपोज करो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, तो इस +1 को 1000 रिपेल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अब बेटा जो फोर्स का डायरेक्शन वही इंटेंसिटी का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये इस साइड आएगा। अब ये प्लस वाला इस पे रिपेल करेगा, फोर्स का डायरेक्शन फील्ड का डायरेक्शन ये इस साइड आएगा, E2। अब आपको पता है दोनों डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट। देखो डायरेक्शन में अपोजिट है, अब कैंसिलेशन का चांस बनेगा। तो आपको बोला जा रहा है नेट इंटेंसिटी 0 है, तो आपने नेट इंटेंसिटी 0 के लिए क्या किया, आपने बोला कि E = सपोज है E1 - E2, अपोजिट है नेगेटिव ले लेंगे। इस इंटेंसिटी को 0 बोलना है तो ये 0 = आपको मिलता है क्या, E1 - E2। फाइनली आपको मिला E1 = E2, ठीक है। पता भी है आपको कि अगर मेरे को 0 करना है तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली कैसी आ रही है, अपोजिट। अब मैग्नीट्यूड कैसा करना पड़ेगा, सेम। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ गया। अब इतना आने के बाद बेटा इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे आप। E1 का वैल्यू, ठीक है। तो E1 हमारा 1000 वाले का इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज अप्लाई करेंगे, कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह आपको रखना है 1000 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस दैट इज x², ठीक है। अब हम लोग E2 अप्लाई करेंगे। E2 हमारे पास कितना है, तो E2 है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह 10 माइक्रो मीन्स 10⁻6 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक।
अब कैंसिलेशन कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, एक 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब ये रिमेनिंग पोर्शन अपन उठा के रख लेते हैं, तो मेरे पास रिमेनिंग कितना आ गया, 100/x² इज इक्वल टू 1/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्विंग मेथड जो भी आप अप्लाई करना चाहें, मैंने कहा हम दोनों साइड में रूट ले लेते हैं, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, 100 का रूट लेंगे कितना बनेगा 10, x² का रूट कितना आएगा x, 1 का 1, इसका रूट लेंगे तो कितना मिलेगा 1 - x। ठीक है, फाइनली इसको सॉल्व करवा लेते हैं, तो ये मैंने साइड में यहाँ सॉल्व किया, तो यहाँ देखिए ये बनने वाला है 10 - x इज इक्वल टू x। ठीक है, 10 - 10x आना चाहिए, 10 - 10x, तो ये यहाँ मल्टीपल हुआ 10 - 10x इज इक्वल टू x, दैट इज 10 इज इक्वल टू, इसको इधर भेजिए तो ये बनता है 11x, x इज इक्वल टू आंसर 10/11 सेंटीमीटर। ये आपका बेटा फाइनल आंसर आ गया 10/11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो मैंने बताया, तो ये आप ना सारे एकेडमिक एग्जाम, ठीक है, 12th वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने कहा कि अगर हम नीट जेईई की बात करेंगे तो इतना टाइम लगाएंगे, तब तक तो एग्जाम ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए शॉर्टकट्स, ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो हमेशा सिमिलर में अप्लाई करना। ठीक है, मैं हिंट भी दे दे रहा हूँ, ये शॉर्टकट है आपके लिए कि आप एग्जाम में कैसे जल्दी से आंसर ला सकते हैं। ये हमारा प्लस - Q1 है, तो ये हमारा प्लस - Q2 होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, तो ये सिमिलर के लिए है। बीच का सेपरेशन डिक्लेयर कर देंगे हम R, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 हो रही है उस पॉइंट को हम ले लेते हैं कितना x। ठीक है, अब आप फॉर्मूला याद रखना इस केस के लिए, x इज इक्वल टू होता है √Q1 × R डिवाइडेड बाय √Q1 प्लस √Q2। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आप एग्जाम में जल्दी से आंसर निकाल के दे पाएंगे। अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करने की भी टेक्निक सीखनी पड़ेगी, डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता बेटा, है ना। देखिए टेक्निक सीख लेते हैं अपन। ये दोनों चार्जेस के पहले यूनिट सेम होने चाहिए, तो यूनिट सेम कैंसिल कर देने हैं। ठीक है, यूनिट डिफरेंट नहीं होने चाहिए, पहले यूनिट चेक करो, यूनिट सिमिलर करो, कैंसिल करो, उसके बाद इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, चेक करो यहाँ सॉल्व हो सकता है क्या, बस सॉल्विंग में ध्यान देना, ये सॉल्व होके वैल्यू पॉइंट्स में ना चली जाए। तो यहाँ मैंने देखा 1000 ये 10 है, हमने कहा बिल्कुल सॉल्व हो सकता है, तो ये मेरे को कितना मिल गया 100। ठीक है, अब आपका Q1 का वैल्यू केवल रह गया है +100 और Q2 का वैल्यू रह गया है +1। अब ये वैल्यू आप अप्लाई कर दीजिए, तो देखो जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो x इज इक्वल टू √Q1 दैट इज √100 इंटू R डिवाइडेड बाय √100 प्लस √1, तो x इज इक्वल टू आपको मिलता है √100 का 10, तो ये बनता है 10R, इसको लेंगे तो 10 + 1, फाइनली आपको आंसर मिला 10, है ना। R का वैल्यू भी रख देता हूं मैं, R हमारे पास बेटा 1 सेंटीमीटर है, चलो मैं यही लगा देता हूं, तो ये मेरे पास 1 और नीचे आता है 11, फाइनली x का वैल्यू बना 10/11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड करें आप शॉर्टकट से अप्लाई करें, तुरंत काम होगा, ये सब एकेडमिक के लिए है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिमिलर के लिए। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कभी डिसिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर को भी हम लोग ना सेम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आएगा, तो डिसिमिलर के केस में भी एक ले लेते हैं अपन। चलिए आपको समझाने के लिए एक मैंने डिसिमिलर का केस लिया। डिसिमिलर का केस, इसका लॉन्ग मेथड आपको खुद करना है। ठीक है, मैं टेक्निक बता दे रहा हूं। सपोज ये है +20 माइक्रोकूलाम, यहाँ है मेरे पास -5 माइक्रोकूलाम, सेपरेशन अभी मैंने लिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डिमांड किया जा रहा है इन दोनों के बीच में किस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी 0।
ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये आ गया मेरे पास कैसा, नेगेटिव। ठीक है, चलो मैं ही करा देता हूँ, है ना, आप अच्छे से समझते जाना। जैसा मैंने बोला कि जब सिमिलर है तो इंटेंसिटी जीरो वाला पॉइंट होगा उन दोनों के बीच में, और डिसिमिलर है तो बीच में नहीं आएगा। डिसिमिलर में कहाँ जाएगा, साइड्स में जाएगा। ठीक है, मैंने सपोज किया कि साइड में है, आप टेंशन मत लेना। अगर आपने सपोज किया लेफ्ट में है और अगर ये राइट में निकला तो आंसर नेगेटिव के साथ आ जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आंसर परफेक्ट आएगा। इस पॉइंट पे मैंने बोला ये पॉइंट P है, यहाँ इंटेंसिटी क्या है, 0, तो बेटा इसका मैंने यहाँ से डिस्टेंस ले लिया, इसका डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, अब देखो यहाँ इंटेंसिटी फाइंड करनी है, आपको पता है जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है आप वहां +1 माइक्रोकूलम रखते हैं, तो इसने इस प्लस को रिपेल किया, इंटेंसिटी इधर आया, दैट इज E1। अब ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, इंटेंसिटी इधर आएगा, दैट इज E2। कंफर्म? ठीक है, अब देखिए सब याद रखना, इसने इंटेंसिटी कितना डेवलप किया हुआ है, E1, और इसने इंटेंसिटी कितना डेवलप किया हुआ है, E2। सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। नेट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, E1 माइनस E2, ये हमारे 0 करना है, दैट इज E1 माइनस E2, तो फाइनली E1 इज इक्वल टू E2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करा लेते हैं। इसने इंटेंसिटी E1 डेवलप की है, तो E1 के लिए क्या लगाओगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह 20, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 अपॉन क्या है बेटा, x² इज इक्वल टू, अब हम लोग E2 पे चलते हैं। E2 हमें मिलता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह हमें माइनस साइन लगाना नहीं है, 5 माइक्रो दैट इज 10⁻⁻6 अपॉन, अब बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा 2 + x है, तो अपन इसे 2 + x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैंसिलेशन करा लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 10⁻⁻6, 10⁻�6, फाइनली 5 से इसको कैंसिल किया, कितना आ गया, 4। अब आपके पास बचता है बेटा 4/x² इज इक्वल टू 1/2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले की तरह अपन दोनों साइड रूट ले लेते हैं, दोनों साइड रूट लेने पर रूट 4 कितना बनेगा, 2 √x² बनेगा x, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू बनने वाली है 2 + x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 + 2x इज इक्वल टू कितना, x। ठीक है, इसको यहाँ भेजेंगे तो 4 इज इक्वल टू आपको मिलता है -x, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। x इज इक्वल टू आया -4 सेंटीमीटर। x का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है पॉइंट आपने इधर सपोज किया था, इसका मतलब पॉइंट इधर नहीं, पॉइंट इस साइड है। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा होता है x में नेगेटिव आता है, इट मीन्स आपने लेफ्ट में सपोज किया है, तो न्यूट्रल पॉइंट जहां इंटेंसिटी 0 है वो कहाँ है, राइट में, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। अब इसका शॉर्टकट अप्लाई करना सीखते हैं, तो अब इसके लिए भी आप शॉर्टकट याद रखिएगा, ये आपके लिए बना रहा हूं मैं। डिसिमिलर का केस ये ±Q1 होगा, तो ये होना चाहिए -+Q2। सेपरेशन कितना रखना है, R। इंटेंसिटी 0 वाला पॉइंट है ना, शॉर्टकट है, मैं कहीं भी दिखा दे रहा हूँ, इंटेंसिटी 0 वाला पॉइंट x पे होगा, x इज इक्वल टू √Q1 × R डिवाइडेड बाय √Q1 माइनस √Q2। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, आपको Q1 इसी को लेना है जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है। ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले को हम हमेशा Q1 लेंगे, लेसर वाले को क्या लेने वाले हैं, Q2। अब चलो पुरानी टेक्निक जो हमने बताई थी अप्लाई करो। सबसे पहले दोनों की यूनिट कैंसिल होंगे, सिमिलर हैं, फिर 5 से इसे कैंसिल करो, कितना आ गया 4। तो ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 1 है। अप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू √4, बेटा डिस्टेंस r अभी हमारे पास 2 है, अपॉन √4 माइनस √1। फाइनली क्या बनेगा, ये हमारे पास 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, शॉर्टकट में केवल मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलती, लेकिन अगर हम लॉन्ग मेथड अप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।